मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परsuaded टू द एनलाइटन ट्रूथ ऑफ इस्लाम। हमारा हिंदू मजहब से न कोई झगड़ा है, न हमारा हिंदू मजहब पे कोई इजारादारी कायम करना चाहते हैं। यानी कि ये जो चंद मिनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहाँ 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। 20-30% सिंध के अंदर हिंदू पॉपुलेशन मौजूद है और वो एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हमारी सोसाइटी और रियासत में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हमारे पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से 300 जंगें करने को भी तैयार हैं कश्मीर के नाम पे, क्योंकि हमें उनकी आजादी चाहिए। सर, ये 3 दफा जंग थोपी गई हम पे और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई तीन दफा। सर, काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे, मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल। इंडिया ने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बीट करके दुनिया की 7वीं बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन चुकी है। क्या करेंगे ये लोग, क्या बनेगा इनका, किसको उठा के बना दिया प्राइम मिनिस्टर। एंड नाउ सी दैट चाय वाला क्या बना दिया उसने इंडिया को। ये बात जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही, अगर यही बात इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट अगर पीएम मोदी दे दें कि जी मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं कि वो हिंदू धर्म का जो एनलाइटन ट्रूथ है उसकी तरफ आए और हम भी 100 साल इंतजार करेंगे, क्या रिएक्शन होता फिर? और कितनी दूसरी बात की फजूल बातें हैं। नहीं, उनका रिएक्शन क्या होना हो इस बात पे होना था? मैं कहता हूं पाकिस्तान यहां पे आग लगाई होती जनाब, यहां पे जनाब मोदी के पुतले जलाए जा रहे होते, पाकिस्तान आधा जल चुका होना था उसका। अगर वो ये बयान दे कि एक भी मुसलमान को हिंदू जो है वो कन्वर्ट वो देखे, हर मजहब अपने आप को एनलाइटन समझता है, ये क्या बात हुई भाई? सही बात है। फेथ को कॉन्फ्लिक्ट में हम क्यों लाएं? आप भाई, मैं अपने वजीर आजम से पूछता हूं कि तुमने उनकी वेल बीइंग और वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हो, ये बताओ। वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, उनकी रोज लड़कियां उठाई जाती हैं 12-12 13-13 साल की, और मैं सिंध में वो हिंदू उन शहरों बस्तियों से होकर आया हूं। इन मुद्दे पे जो इतनी स्टोरी सुनाने का जो मकसद था उसके ऊपर आते हैं। देखिए, बरतानिया दुनिया के 5वें नंबर पे इकोनॉमी पे था, इंडिया ने उसे बीट किया, ऐसे साइड पे किया और 5वें नंबर पे इंडिया आके बैठ गया। ये तो छोटी सी बात है सर, अभी आगे चलिए, अभी आगे मजा आएगा आपको। अब आप देखें, हम सुनते थे कि बरतानिया ने हुकूमत की बरे सगीर पाक हिंद पे। आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है? उसके बारे में भी देखें। वजीर आजम कौन है बरतानिया का? इंडियन ऋषि सनत इंडियन है। आज वो गोरों पे हुकूमत कर रहे हैं, ये प्राउड है हमारे लिए। आप ये देखें कि जिसे हम कहते थे कि वो एशिया में से सब कुछ निकाल के ले गया, उससे बड़ी इकॉनमी इंडिया की है भाई। अब बरतानिया कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितने भी सिंध में हिंदू रहते हैं उन सभी को इस्लाम अपना लेना चाहिए, और वैसे सही भी है, उसने सलाह तो वैसे सही दी है, क्योंकि जिस तरह के अत्याचार उन पर हो रहे हैं उस हिसाब से वो नहाती कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि कोई है भी नहीं जो उनकी मदद कर सके, उनकी मदद को कोई आने वाला भी नहीं है। अब स्वाभाविक है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कही है कि हम 100 जंगें कश्मीर के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये थोड़ा इनका कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी में या फिर पढ़ने लिखने में थोड़ी कमी रह गई हुई, इसलिए ये समझ आ रहा है। भारत में इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार है, पहले की सरकार निकम्मी हुआ करती थी, और आज इकोनॉमी के मामले में हो, सेना के मामले में हो, हम काफ़ी पावरफुल हैं। तो आप कह रहे हो कि 100 जंगें अगर कश्मीर के लिए लड़नी पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तो 100 जंगें होनी भी वाली नहीं है, एक ही जंग होगी, और उसमें आपको पता है क्या होने वाला है। ये आकलन करने के लिए दुनिया से आप कहीं से भी किसी भी कह सकते हैं वो सर्वे करने वाली जो एजेंसियां होती है उनसे सर्वे करा सकते हैं कि यदि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान बचेगा या नहीं। भारत की बारे में तो सोचना ही छोड़ दीजिए। 100 जंगें होंगी, उसमें भी मतलब कल्पना भी देखिए कहाँ तक की कर सकते हैं। 100 जंगें भी लड़ने के लिए तैयार हैं।
4 जंग तुम ऐसी हालत में हमसे लड़े थे जब हम शायद कह सकते हैं पूरी तरह से तैयार नहीं थे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सरकारें भी नहीं थी। उस समय तुम्हारी ठुकाई हो गई, तो अब तो कह सकते हैं कि सेना भी दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल सेना है हमारी, और इकोनॉमी 5वीं बन चुके हैं, बहुत जल्दी चौथी और तीसरी बनने वाले हैं। और स्वाभाविक है जब युद्ध होता है, अभी 2 युद्ध यहाँ उदाहरण के लिए आप मैं बताऊँ, 2 युद्ध चल रहे हैं रूस यूक्रेन का। यूक्रेन को कितना पैसा दे चुके हैं पश्चिमी देश, सारा का सारा स्वाहा हो गया। रूस का कितना पैसा स्वाहा हो रहा है एक एक दिन में, कई बिलियन डॉलर खर्च हो जाता है। कह सकते हैं हफ्ते भर में इतना तो हफ्ते भर में खर्च हो जाता है जितना पाकिस्तान भीख में मांगने की उम्मीद कर रहा है कि कोई इतना हमें भीख में दे दो, उतना तो ये देश एक हफ्ते में खर्च कर देते हैं इतना पैसा। यहाँ पर आप देख लीजिए इजराइल का भी लगभग कई बिलियन खर्च हो चुका है, क्योंकि अब स्वाभाविक है एक मिसाइल की कीमत ही कई करोड़ में होती है। एक मिसाइल गिराएंगे आप तो वो कई करोड़ नष्ट हो गए। फ्यूल लगता है बहुत बड़ी तादाद में, गोला बारूद। अब स्वाभाविक है आपको पता चला कि बिल्डिंग में एक आतंकी है, इजराइल का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, तो पूरी बिल्डिंग में गोलियों से वो छलनी कर देते हैं। और उनके पास ऐसा नहीं है कि AK-47 ही हो, उनके पास तो कई तरह की राइफल्स होती हैं जो दीवार के आर पार छेद कर देती हैं, इतनी पावर से वो गोली निकलती है। और 1 मिनट में कई गोलियां निकल जाती हैं, इस तरह से गोलियां चलती। अब एक गोली की कीमत आप कह सकते हो कि 200-400 रुपये तो होगी ही होगी। इतनी लंबी बुलेट होती है उसकी राइफल्स की, तो वो दना पूरी बिल्डिंग में मारे जा रहे हैं सिर्फ एक आतंकी को मारने के लिए। उनकी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, तो कितना पैसा खर्च होता है। अब ये बात का अंदाज़ा भी शायद इन लोगों को नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि उतना IQ लेवल है ही नहीं, IQ ही नहीं है। IQ लेवल हाई और लो तो दूर की बात है, IQ लेवल ही नहीं है। अब आप बताइए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई प्रधानमंत्री करता है? लेकिन पाकिस्तान में ये नॉर्मल है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री किस तरह के बयान दे रहा है सोचिए आप। और ऐसे लोग अब ये कल्पना भी करें कि हमारा देश विकसित होगा, कभी हम भी एक मतलब विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ सकें, उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ा सकें, तो ऐसा असंभव है। इस तरह का प्रधानमंत्री तुम्हारा होगा। हालांकि प्रधानमंत्री तो क्या कहेगा, प्रधानमंत्री तो वही कहेगा जो आर्मी चीफ उससे कहलवाएगा, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो उधर है। तो ट्वीट करवाने में क्या हो, ट्वीट भी इसने क्या किया होगा इसे पता ही नहीं होगा, वो ट्वीट हो गया होगा। और दूसरी बात, 100 जंगें तुम लड़ने के लिए तैयार हो, मतलब क्या दिमाग भी लगाया करो कि बोल क्या रहे हम। 100 जंगें तुम कश्मीर पे लड़ोगे, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा लिया हमने पूरी तरह से। अब वहाँ पर एक विकास की धारा बह रही है, यूँ समझो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है केंद्र सरकार ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका था। डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से वहाँ पर हो रहा है और आप अभी भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बस अपनी पब्लिक को वो चूरन बेचने के लिए बस एक ही तरह का राग अलापे जा रहा है। 100 जंगें होंगी कश्मीर पे तो हम तैयार हैं। और आपकी पब्लिक भी भाई गजब की पब्लिक है, ऐसी पब्लिक तो किसी देश को मिलनी ही नहीं चाहिए, वरना वो देश तो वास्तव में ही बर्बाद हो जाएगा। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ बर्बाद ही करते हैं, स्वाभाविक है, इनका नज़रिया ही वही है। अब इससे ये पता चलता है इसकी बातों से, प्रधानमंत्री की बातों से, कि वहाँ की पब्लिक ही रेडिकलाइज नहीं है। वहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो आर्मी चीफ है, जो आर्मी में जितने भी कह सकते हैं कि लोग हैं, वो सब रेडिकलाइज हैं। यही मानसिकता में वो लोग जी रहे हैं। और सिंध में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स हो, भारत की गवर्नमेंट हो, कोई खासकर एक्शन किसी ने कभी नहीं लिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता उन लोगों के लिए, तो उनकी तो मजबूरी है, वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। और इन लोगों को मैं बता दूं, चलो ठीक है वो हिंदू हैं, उनसे तुम्हें तकलीफ है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो तो करा लोगे ज़बरदस्ती या मार दोगे, कुछ ना कुछ तो उनका होना, ये बचना तो उन्हें वैसे भी नहीं है, कहीं भी नहीं बचे। जितने भी देश थे बांग्लादेश में धीरे धीरे निपट रहे हैं, अफ़गानिस्तान में तो खेल ही ख़त्म हो गया, कई और कंट्रीज़ थी जहाँ पर थे, सभी को निपटा दिया गया। तो अब ये जो ब्लास्ट होते हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये कौन से काफिर हैं? ये तुम्हारे पाले हुए रेडिकलाइज लोग हैं जो अब तुम्हें ही पेल रहे हैं।
इसका हर्जाना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये भीख मांग रहा है तुम्हारी इन्हीं करतूतों की बदौलत। ये जो करतूतें तुमने की है ना 76 साल से, उसी लिए भीख मांग रहा है, और आगे और भी बुरा हाल तुम्हारा होने वाला है। फिर हिंदुस्तानी खुश होते हैं तो तुम्हें पीड़ा होती है। तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो स्वाभाविक है हिंदुस्तानी तो खुश होंगे ही होंगे। तुम्हारे साथ ये होगा तो ठीक है, अब वो तो उनकी किस्मत है, वो फंस गए हैं वो लोग बेचारे, लेकिन तुम्हें वही पेल रहे हैं जिन्हें तुमने पाला था। और ये देखते जाओ, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, अभी तो शुरुआत भर है।